एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वाला पे। मैं हूं हेमंत और आज हम कवर करने वाले हैं मनुष्य में पाचन तंत्र की और जानेंगे कि मनुष्य में पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और कौन कौन सी पाचन ग्रंथियां भाग लेती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पाचन होता क्या है। ये इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल और इंटर दोनों ही परीक्षाओं की दृष्टि से कि आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य में पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जिस तरीके से ये नोट्स मैंने तैयार किया हुआ है आप भी इसी तरीके से लिखिएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक कॉपी और पेन लेकर के इसको नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि इस तरीके से जैसे हमने इसको तैयार किया हो इसी तरीके से आप अपने एग्जाम्स में लिख पाए। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पाचन होता क्या है, डेफिनेशन क्या है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पाचन क्या होता है, सपोज दैट कि आप वाइबा में ही हो, प्री बोर्ड से वाइबा हो रहा है और आपसे पूछ लिया जाए कि पाचन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे। तो पाचन भोजन में उपस्थित जटिल पोषक पदार्थों यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का निर्माण पोषक पदार्थों के बड़े बड़े अणुओं के समायोजन से होता है और इन पोषक पदार्थों की इकाइयां आपस में निर्जलीकरण बंधों से जुड़ी होती हैं। वे जल से प्रतिक्रिया कर छोटी छोटी इकाइयों में टूट जाती हैं और शरीर उन्हें खपने योग्य दशा में परिवर्तित कर देता है। यही समस्त क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। ठीक है, यही समस्त क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। अतः ठोस, जटिल, बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल, तरल और छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण को पाचन कहते हैं या डाइजेशन कहते हैं। घबराना मत, बिल्कुल भी, मैं एकदम से आसानी से समझाता हूँ। देखो क्या होता है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे वो हम चावल सब्जी दाल रोटी खा रहे हो या कोई भी अन्य चीज खा रहे हो, कोई फल खा रहे हो, कोई जंक फूड खा रहे हो जैसे समोसे वगैरह, कुछ भी जो भी चीजें हम खाते हैं, तो उनसे जो पोषक तत्व मिलते हैं, शरीर को किस चीज की जरूरत होती है, पोषक तत्व की। जैसे कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, वसा की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है। तो जब हम भोजन करते हैं तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन होते हैं ना, ये बड़े बड़े अणुओं में आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े अणुओं को हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिल करके उन बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, ताकि उन छोटे छोटे कणों को शरीर हमारा एक्सेप्ट कर पाए और यूज में ले सके, उपयोग में ले सके। तो इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है पाचन। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया। अगर पूरी लाइन नहीं है आपको, ये पूरी की पूरी यहां से यहां तक लाइन बड़ी लगती है, नहीं समझ में आ रही कहां इतनी बड़ी लाइन, तो आप सिर्फ यहां से लिख सकते हैं ये कि ठोस, जटिल, बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल, तरल और छोटे अघुलनशील अणुओं में निम्नीकरण की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। उसमें प्रक्रिया शब्द छूट गया है, आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इतना एक सेंटेंस में भी आप पाचन शब्द को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पाचन क्रिया में भाग लेने वाले तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। अभी तो हम बात कर रहे थे सिर्फ पाचन की। तो पाचन क्रिया में जो भी तंत्र या जो भी अंग भाग लेते हैं उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र कहते हैं। इन पाचन तंत्रों को दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। फर्स्ट वन होता है पाचन अंग। कौन कौन से अंग हैं जो भोजन के पाचन में सहयोग कर रहे हैं। दूसरी है पाचन ग्रंथियां। कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो भोजन को पचाने में मदद कर रही हैं। तो पाचन ग्रंथ में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नाल या ग्रास नली भी इसको कहा जाता है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। इतने अंग होते हैं जो कि भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। अब बात कर लेते हैं पाचन ग्रंथियों की। तो इसमें होता है लार ग्रंथियां, जिनमें विभिन्न प्रकार की लार ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के एंजाइम से पढ़ने को मिलेंगे। दूसरा होती है यकृत ग्रंथि। इसका भी काम होता है विभिन्न प्रकार के
एंजाइम्स को, विभिन्न प्रकार के रस को निकाल करके भोजन को पचाने में सहायता करना। तीसरा जो होता है वो होता है अग्नाशय। ठीक, एक अमाशय होता है, अमाशय यानी कि पेट जहाँ पे भोजन स्टोर होता है, ये अग्न्याशय होता है। ये एक प्रकार की ग्रंथि है जो एंजाइम का श्रवण करती है, जिससे कि भोजन के पाचन में मदद मिलती है। तो आई होप कि ये जो स्क्रीन पे ये जो फिगर दिख रहा है, इसमें जो भी बातें आपको बताई आपको समझ में आ गई होंगी। अब देख लेते हैं कि पाचन तंत्र में जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से होकर के गुजरती है। तो पाचन क्रिया में भाग लेने वाले तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं, ये हमने भी लास्ट में कवर कर लिया। और भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में होकर के गुजरती है। ठीक, अभी देखो वो जो हमने बात की उसमें ये बात किया कि कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, जिसमें हमने पाचन अंगों के बारे में देखा और पाचक ग्रंथियों के बारे में देखा। अब जो प्रक्रिया होती है इसमें सबसे पहली प्रक्रिया होती है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि भोजन को अंदर ग्रहण करना। दूसरा इसमें स्टेप होता है पाचन, भोजन का पाचन शुरू हो जाना। तीसरी बात होती है अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण होना, यानी कि इससे जो पचने का मतलब कि जो बड़े कण थे उनको छोटे कणों में तोड़ दिया गया और उनको अवशोषित कर लिया जाता है, इसी प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। नेक्स्ट वन होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है कि जो भी चीजें बची हुई होती हैं, जैसे अपशिष्ट चीज जो बच रही है उसमें पानी वगैरह होता है, छोटे मोटे जो खनिज होते हैं उन सबको खींच लिया जाता है, इसी को कहा जाता है स्वांगीकरण। इसके बाद में लास्ट में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो मल परित्याग के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। तो फर्स्ट वन समझ लेते हैं अंतर्ग्रहण होता क्या है। अंतर्ग्रहण भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है, यानी कि जब हम भोजन को अपने मुख में लेते हैं तो यही प्रक्रिया हो जाती है अंतर्ग्रहण की। इसके बाद जो दूसरा स्टेप पाचन शुरू होता है, तो भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर में भी कि भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, तो भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है और छोटी आंत तक जारी रहता है। यह भी पूछा जा सकता है कि भोजन का पाचन कहां तक जारी रहता है, तो छोटी आंत तक जारी रहता है। मुंह में उपस्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन, टाइलिन ए लार ग्रंथियों से यानी कि जो लार निकलता है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, जो भोजन में मंड यानी कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च को मल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है, अर्थात कि तोड़ देता है। फिर उसे मल्टेज नामक एंजाइम से मल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। घबराना नहीं बिल्कुल भी। देखो जो मल्टोज होता है उसे मल्टेज में बदलता है एक एंजाइम होता है, यानी कि मल्टेज नामक एंजाइम होता है जो कि इस मल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक बात समझ में आई कि मल्टोज शर्करा होती है, टाइलिन नामक एंजाइम आकर के उसमें मिलता है तो उसे तोड़ देता है। ठीक, अब इस टूटे हुए मल्टोज में मल्टेज नामक एक एंजाइम मिलता है जो कि इस मल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक, इसके बाद में होता है लाइसोजाइम, ये एक एंजाइम होता है, यह भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जैसे भाई कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीवाणु होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं। तो ऐसे भी जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है, यह भोजन में मिल करके उसे मार देता है और इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है। तो इतनी बात थी पाचन की शुरुआत की। इसमें 2-3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, लार ग्रंथि में टाइलिन का क्या काम होता है, मल्टेज क्या काम करता है, लाइसोजाइम क्या काम करता है। ठीक है, तो इतनी चीजें कवर कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं मुख गुहा की। जैसे जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो कहां पे सबसे पहले जाएगा, वो मुख में ही जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले कवर कर लेते हैं मुख गुहा की। तो मुख गुहा यानी कि हमारा मुंह, इसमें इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो इसमें पाया जाता है दांत। मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत होते हैं और दोनों जबड़ों में 32 दांत होते हैं। दुधिया यानी कि अस्थायी दांत 20 होते हैं, जो कि शुरुआत में होते हैं, यानी कि बचपन से होते हैं और 4-5 साल की उम्र तक या 8 साल की उम्र तक ये गिर जाते हैं। तो 2 जबड़े का मतलब कि एक निचला जबड़ा और एक
ऊपरी जबड़ा, निचले जबड़े में 16 दांत, ऊपरी जबड़े में 16 दांत, टोटल 32 दांत एक वयस्क मनुष्य में पाए जाते हैं। ये जो 32 दांत होते हैं ये 4 प्रकार से पाए जाते हैं। फर्स्ट वन होता है कृंतक, माफ कीजिएगा यहाँ पे स्पष्ट दिख नहीं रहा, लिखा हुआ है कृंतक। सबसे आगे के दांत भोजन को काटने और कुतरने का कार्य करते हैं और प्रत्येक जबड़े में 4-4 दांत पाए जाते हैं। यानी कि जो मनुष्य के मुंह में सबसे सामने वाला जो दांत दिखाई देता है इसी को कहते हैं कृंतक। ये संख्या में 4 नीचे और 4 ऊपर होते हैं। इसके बाद जो दूसरा दांत का प्रकार होता है वह है रदनक। तो भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं और मांसाहारियों में अधिक विकसित होते हैं और प्रत्येक जबड़े में 2-2 दांत पाए जाते हैं। ये कृंतक के बाद वाले जो थोड़े से बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं इन्हीं को रदनक कहा जाता है। ये ऊपर 2 होते हैं और नीचे 2 होते हैं, यानी कि टोटल इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। इनके पीछे होते हैं चवर्णक। चवर्णक चबाने का कार्य करते हैं और यह संख्या में 4-4 होते हैं। अब जो नुकीले दांत होते हैं इनके पीछे चवर्णक दांत होते हैं जो 4-4 की संख्या में ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में जो अगला दांत का प्रकार होता है वो होता है अग्रचवर्णक। ये भी चबाने का कार्य करते हैं और प्रत्येक जोड़े में 6-6 दांत होते हैं, यानी कि नीचे और ऊपर 6-6 दांत होते हैं। इन्हें अक्ल दांत भी कहा जाता है या कुछ सामान्य भाषा में इसे अक्ल दाढ़ भी कहा जाता है। ठीक, तो पूछा जा सकता है कि अक्ल दांत या अक्ल वाले दांत कौन से प्रकार के दांत को कहा जाता है। तो ऑप्शन में रहेगा कि कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्र चवर्णक। तो ऑप्शन डी अग्न चवर्णक, इसे ही अक्ल का दांत कहते हैं। अब ये तो दांत के बाद में जो मुख गुहा में दूसरा अंग पाया जाता है वो होता है जीभ। ठीक, दांत के बाद में जीभ। मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी एवं मांसल रचना होती है। इसका अगला सिरा स्वतंत्र का मतलब कि फ्री होता है, अगले सिरे को हम हिला सकते हैं और पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। अब फर्श का मतलब कि नीचे गले के अंदर निचले जबड़े के हिस्से में जुड़ा हुआ होता है। और जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर यानी कि पाइल्स होते हैं जिन्हें स्वाद कलिका कहते हैं। अभी आप इसको इमेजिन कर देख सकते हो, मिरर में भी देख सकते हो अपनी जीभ को बाहर निकाल करके कि इसमें छोटे छोटे टेस्ट बड्स होते हैं, इन्हें स्वाद कलिका कहते हैं। और इन्हीं से ही जो भोजन का टेस्ट होता है वो पता चलता है कि भोजन का टेस्ट मीठा है कि खट्टा है कि खारा है या फिर कड़वा है यानी कि तीखड़ा है। तो जीभ के अग्रभाग में अगले भाग में मीठे स्वाद का, पिछले भाग यानी कि कट के भाग में कड़वे स्वाद का तथा बगल के भाग में खट्टे स्वाद का आभास होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन के निगलने में मदद करता है। ठीक है, तो जीभ का 2 कार्य होता है, एक टेस्ट को पहचानना, दूसरा भोजन को निगलने और उसमें लार को मिलाने में मदद करता है। जब हम भोजन को मुंह में रखते हैं तो उसमें लार को मिलाने में भी जीभ का एक अहम योगदान होता है। वो इधर से उधर भोजन को पलट करके अच्छे से उसमें लार को मिलाता है। इसके बाद में जब जीभ के बाद में अगला जो हिस्सा आता है वो होता है ग्रसनी का, जिसमें देख सकते हैं कि ये सामने का जो हिस्सा है, ये जो सामने का हिस्सा है, ये सामने का हिस्सा मुख है। इसके बाद में ये मुख गुहा है और इसी में जीभ पाई जाती है। जीभ के बाद में आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये है ग्रसनी, जिसके भी हम बात कर रहे हैं। ये ग्रसनी है। अब ग्रसनी में क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। मुख गुहा का पिछला हिस्सा ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छोटे छिद्र होते हैं। एक होता है निगल द्वार जिसे कि हम गुलेट कहते हैं, जो आहार नाल के अगले भाग अर्थात कि ग्रास नली में खुलता है, नीचे की साइड में खुलता है। तथा दूसरा होता है कंठ द्वार जो कि श्वास नली यानी कि ट्रैकिया में खुलता है। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक जो ग्रास नली में खुलता है, दूसरा श्वास नली में खुलता है। अब कंठ द्वार से आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है जो एप्लिगोटिस कहलाती है। जब मनुष्य भोजन करता है
तो यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता। अब देखो ये जो बात कही इसको समझ लेते हैं। इसके लिए इसी इमेज का हम हेल्प लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये है हमारी ग्रसनी। अब इसी ग्रसनी में दो हिस्सा होता है और इन दो हिस्सों के लिए एक अलग से एक पट्टी जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है? जब भोजन कर रहे होते हैं तो यह श्वास नली जो होती है, जिससे हम सांस ले रहे होते हैं, उसको ढके रहती है। ठीक, इसीलिए देखते हो जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो जब सांस लेते हैं वो मुंह से ही सांस लेते हैं, नाक से नहीं लेते। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जब भोजन कर रहे हैं और इस श्वास नली को ढके हुए हैं ताकि भोजन नाक में ना आने पाए। कभी कभी क्या होता है, देखो अचानक से जब छींक आ जाती है खाते टाइम पे, तो जैसे चावल वगैरह होते हैं तो वो नाक से बाहर आ जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि ये जो एपिग्लोटिस परत होती है, जो पट्टी होती है, ये पूरी तरीके से ढक नहीं पाती, खुली रह जाती है, जिससे भोजन नाक में आ जाता है। अब इसका काम ये है। दूसरा काम क्या है? दूसरा ये है कि जब हम भोजन कर चुके, सांस ले रहे हैं, तो सांस मुंह के रास्ते बाहर ना निकले, इसलिए ये जो हमारी ग्रसनी होती है उसको ढक लेती है और श्वास नली से श्वास को या हवा को पार होने देती है। ठीक, इतना यहाँ पे इसका काम होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पाचन को पढ़ा, पाचन में प्रयोग होने वाले अंगों को, ग्रंथियों को देखा। इसके बाद में कौन कौन से प्रमुख हिस्से होते हैं इसके बारे में देखा। मुख और मुख गुहा के बारे में, उनके अंगों के बारे में देखा। अब देख रहे हैं ग्रसनी को। आई होप कि इतनी चीजें जो ग्रसनी तक है ये आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं वो बात करते हैं हम लोग ग्रास नली की। ग्रास नली, इसके बाद का जो हिस्सा होता है इसे ही ग्रास नली कहते हैं। ये जो हिस्सा दिख रहा है इसी को ग्रास नली कहते हैं या इसको ग्रासिका भी कहते हैं। तो मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार यानी कि गुलेट के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है और ग्रास नली में एक लंबी नली होती है जो अमाशय में खुलती है। यानी कि ये यहां से लेकर के, मान के चलिए यहां से लेकर के यहां तक का जो हिस्सा है ये ग्रास नली का होता है। भोजन इसकी दीवार पेशीय तथा संकुचनशील होती है। पेशीय संकुचनशील का मतलब कि एक तरीके से ये अपने आप ऑटोमेटिक से ही जगह जगह पे ये पिचकती जाती है, फिर फूलती जाती है, पिचकती जाती है, फूलती जाती है, जिसकी वजह से जो भोजन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ में फिसलता हुआ चला जाता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तुरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिसे क्रमाकुंचन या परसिस्टोलिसिस कहते हैं। इस गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है और ग्रास नली में किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है और ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंचता है। तो इसका मुख्य काम, जो ग्रास नली है, इसका मुख्य काम है भोजन को अमाशय तक में पहुंचा देना। ठीक, तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि क्या भोजन का पाचन ग्रास नली में होता है? तो उत्तर होगा नहीं। तो इसमें कौन दूसरा पॉइंट हो सकता है कि कौन सी क्रिया होती है? क्रमाकुंचन क्रिया होती है, जिससे कि भोजन अमाशय तक में पहुंचता है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट है, इसके बारे में कवर कर लेंगे। अब इसके बाद में जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय या उदर गुहा बाईं ओर, ठीक, अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। यह द्विपालिका थैली जैसी रचना होती है और इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। अमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। ठीक, तो कुछ इस तरीके की जो संरचना अभी ऊपर देख रहे थे, कुछ इस तरीके से अमाशय की संरचना होती है, जिसके बारे में ये बातें की जा रही है। तो इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है ये होता है कार्डियक और जो निचला हिस्सा होता है इसे पाइलोरिक कहते हैं। और जो बीच वाला हिस्सा होता है, ये जो बीच वाला हिस्सा इसका बच रहा होता है, इसे फुंडिक या फंडिक कहा जाता है। आहार नाल के अन्य भागों की तरह अमाशय की भीतरी दीवार स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं द्वारा बनी होती है या कोशिकाओं के एक स्तर के द्वारा बनी होती है। कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। इन धंसे हुए भागों की कोशिकाएं
आमाशय ग्रंथियां या जठर ग्रंथियों का निर्माण करती हैं और ये ग्रंथियां आमाशय में जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का स्रावन करती हैं। जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट वन होती हैं श्लेष्मा कोशिकाएं, दूसरी होती है भित्ति या अम्लजन कोशिकाएं और तीसरी होती हैं जाइमोन या मुख्य कोशिकाएं। अब बात को समझते हैं। जो आमाशय होता है तो इसकी एक तरफ की मान लेते हैं ये पतली दीवार या पतली चमड़ी है जिसके अंदर भोजन आता है। तो इसमें पतली पतली छोटी छोटी रचनाएं कुछ इस तरीके से इसमें निकली हुई होती हैं। जिस प्रकार से देखते हैं जो एक तरीके से मखमल के जैसे कपड़ा आता है इसमें छोटे छोटे रेशे निकले होते हैं। वैसे रेशे नुमा संरचना निकली होती है जो कि जठर रस का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं होती हैं जो 3 प्रकार की होती हैं। श्लेष्म कोशिकाएं होती हैं, अम्लजन होती हैं और जाइमोन कोशिकाएं होती हैं। अब इन 3 प्रकार की कोशिकाओं के स्राव के सम्मिलित रूप को जठर रस कहते हैं। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा या म्यूकस तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है और पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टोन में बदल देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही समझने वाली बात है। यहीं पे अगर समझ गए तो पूरे पाचन तंत्र समझ में आ जाएगा। इसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु नाशक का भी कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है। म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। काइम आमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। अब इसके बारे में समझते हैं। देखो फर्स्ट वन कि इसमें जो ये श्लेष्म ग्रंथियां हैं, ये श्लेष्म कोशिकाएं हैं। यह श्लेष्म कोशिकाएं जठर रस होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका निर्माण करते हैं और दूसरा पेप्सिनोजेन का निर्माण करती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, ये जो पेप्सिनोजेन है इसको पेप्सिन में परिवर्तित कर देता है जो कि एक्टिव हो जाता है। पेप्सिनोजेन डीएक्टिवेट रहता है यानी कि निष्क्रिय अवस्था में रहता है। ये जो चीजें दोनों एक्टिवेट हो जाती हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जो HCl है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना तेज होता है कि यदि ये शरीर पे ऊपर से ही पड़ जाए तो पूरे शरीर को जला करके खत्म कर देगा। तो इसके बचाने के लिए म्यूकस एक अम्ल निकलता है, या म्यूकस ऐसे कर सकते हैं कि म्यूकस स्राव म्यूकस कोशिकाओं के द्वारा होता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन एंजाइम से आंतों को जठर ग्रंथियों को सुरक्षित रखते हैं। यदि ये न रखें तो ये जो श्लेष्म कोशिकाएं या भित्ति कोशिकाएं हैं या जाइमोन कोशिकाएं हैं इनको ये जला करके नष्ट कर दें। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जबकि मांस को पूरी तरीके से गला सकता है तो आंतों को या आमाशय को क्यों नहीं गलाता? तो उसमें यही म्यूकस एंजाइम पाया जाता है जो कि आमाशय को सुरक्षित रखता है, जिसकी वजह से आमाशय की जो आते हैं वह गलने नहीं पाती या सड़ने नहीं पाती हैं। अब बात कर लेते हैं काइम की। काइम क्या होता है? देखो जो भोजन इसमें आमाशय में आया हुआ है इसमें जब ये विभिन्न प्रकार के जो रस या एंजाइम्स मिल जाते हैं जिसमें कि जठर रस होता है, ये मिल जाते हैं तो इस प्रकार से मिला हुआ ये जो भोजन होता है इसे ही काइम कहते हैं। यह पाइलोरिक छिद्र, पाइलोरिक क्या होता है? यह आमाशय का निचला वाला भाग है, इसी छिद्र के द्वारा छोटी आंत में चला जाता है। ठीक, तो ये बात हो गई आमाशय के अंदर की। इसमें 2-3 चीजें कि ये जो पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन को एक्टिव कौन करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक्टिवेट होने पर क्या बनता है? यह पेप्सिन बन जाता है। ठीक, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है जो कि बहुत ही जरूरी होता है ताकि शरीर उसका यूज कर सके। म्यूकस का क्या काम होता है? तो म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है ताकि इससे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो गलाने ना पाए। काइम के बारे में बात कर ली। अब जब काइम से पाइलोरिक छिद्र से छोटी आंत में भोजन जाने लगता है या काइम जाने लगता है
तो वहां पे अग्नाशय से पित्ताशय से पित्त रस निकलता है जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, एसिड प्रवृत्ति का होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर के उसकी क्षमता या इसकी सक्रियता को निष्क्रिय कर देता है। अम्ल और क्षार मिलकर के लवण का निर्माण कर देते हैं, जिससे कि छोटी आंत में जाते टाइम पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं आंत की। तो मनुष्य के संपूर्ण आंत को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है छोटी आंत जिसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरी होती है बड़ी आंत जिसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो छोटी आंत है ये लंबाई में बड़ी होती है, जो बड़ी आंत है लंबाई में छोटी होती है, सीधा अपोजिट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। छोटी आंत, इसका प्रारंभिक भाग जो कि अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह मुड़ा होता है, ग्रहणी या पक्वाशय जिसे कि डाउडेनम कहते हैं में कहलाता है, और ग्रहणी की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि शेष 30 कॉन लंबा भाग इलियम कहलाता है। इलियम की दीवार भीतरी सतह पर अंगुलियों के समान रचना पाई जाती है जिसे आंत रसांकुर कहते हैं, और ये रसांकुर आंत की दीवार से अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। ग्रहणी तथा आमाशय के मोड़ के मध्य अग्नाशय पाया जाता है, और पित्तवाहिनी यानी कि बाइल डक्ट तथा अग्नाशय वाहिनी पैंक्रियाटिक डक्ट मिलकर के एक सामान्य वाहिनी यानी कि कॉमन डक्ट का निर्माण करती है। यह सामान्य वाहिनी ग्रहणी में खुलती है और छोटी आंत के पीछे की ओर बड़ी आंत में खुलती है, और यह छोटी आंत भोजन के पाचन में सहायता करती है तथा बचे हुए भोजन का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्बेशन करती है। और छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। इसी भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, और इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर की होती है। अब इस पूरी बात को घबराने की जरूरत नहीं, मैं समझाता हूं। देखो, जो छोटी आंत होती है, तो जब ये पाइलोरिक जो भाग है यानी कि आमाशय का निचला हिस्सा है, यहां से जब नीचे की तरफ में यानी कि छोटी आंत की तरफ में भोजन आने लगता है, तो इसी के बीच में एक हिस्सा पाया जाता है जिसे कि ग्रहणी कहा जाता है। इसी ग्रहणी में ये अग्नाशय और पित्तवाहिनियां आकर के खुलती, जो भी हमने आपको समझाया। इसके बाद में यहाँ पे ये जो अग्नाशय वाहिनी है, जो पित्तवाहिनी है, यहाँ पे अपना अग्नाशय एंजाइम छोड़ता है, और पित्तवाहिनी जो होती है वो पित्त रस को श्रवण करती है। इसके बाद में भोजन आ जाता है छोटी आंत में, और यहाँ छोटी आंत में ही भोजन का अवशोषण होता है। इस आंत में जो कि कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं, कुछ इस प्रकार से संरचना है, तो यहाँ पे इसमें छोटे छोटे रसांकुर निकले होते हैं जो कि भोजन का अवशोषण करते हैं। जो भी काम की चीजें जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन है, इन सब का ये श्रवण करते हैं, उसे खींच करके निकाल लेते हैं। देन इसके बाद में क्या होता है कि जब ये इस पे पूरी तरीके से इससे जो जरूरत का सामान है निकाल लेते हैं, तो जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसे भेज देते हैं बड़ी आंत में। ठीक, इतना ही बात इसमें समझाया है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तक और चौड़ाई लगभग 2.5 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर तक में होती है। ठीक है, आई होप कि इतनी चीजें जो इसमें लिखी हुई थी समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत कुछ जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार से चारों तरफ से देखेंगे छोटी आंत से घिरी हुई बनी होती है। यह छोटी आंत के आहार नाल का अगला भाग होता है जो कि बड़ी आंत में खुलता है। बड़ी आंत को दो भागों में विभक्त करते हैं। एक होता है कॉलन, दूसरा होता है मलाशय या रेक्टम। कॉलन होता है जो यहां से भाग शुरुआत होता है, यहां तक आता है, इसके बाद में यहां पे आ जाता है मलाशय, जहां पे मल या वेस्ट स्टोर होता है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है जिसे सीकम कहते हैं। सीकम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी संरचना होती है जिसका सिरा बंद रहता है। इस रचना को अपेंडिक्स कहते हैं। ज्यादातर लोगों को सुना होगा कि अपेंडिक्स एक बीमारी या एक तरीके से रोग हो जाता है। तो क्या होता है, जो छोटी आंत होती, छोटी आंत जब बड़ी आंत से जुड़ रही होती तो यहाँ पे एक ऐसी
उंगली के समान संरचना पाई जाती है। एक तरीके से ये भी एक पहले आंत ही थी। जब मनुष्य पेड़ पौधों की पत्तियों को खाता था तो उस सेलुलोज को पचाने का काम करती थी। आज के टाइम में क्या है, मनुष्य पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं खाता है, तो ये अपेंडिक्स का काम नहीं है, धीरे धीरे एक अवशेषी अंग के रूप में बचा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि बाय मिस्टेक गलती से जब भोजन इसमें चला आता है, अपेंडिक्स में चला आता है, तो इसमें सड़न हो जाती है, जिसकी वजह से कहते हैं कि फला व्यक्ति को अपेंडिक्स हो गया है और उनको इसका ऑपरेशन कराना है। तो ऑपरेशन में डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इसी इतनी आंत को काट करके निकाल देते हैं। अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता, एक अवशेषी अंग के रूप में है। लेकिन जानते रहिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लिया जा सकता है कि अपेंडिक्स किस प्रकार का अंग है। तो एक अवशेषी अंग है। अवशेषी का मतलब कि जिसका शरीर में कोई काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी बात करते हैं। जो कॉलन है, कॉलन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है ऊपरिगामी कॉलन, दूसरा है अनुप्रस्थ कॉलन, और तथा अधोगामी यानी कि तीसरा। यहां से ये जो भाग बात कर रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक की बात कर रहे हैं, इसके बीच के भाग को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। ठीक, एक इधर का भाग है जिसे कि हम कहते हैं ऊपरिगामी कॉलन, इसके बाद में अनुप्रस्थ, इसके बाद में अधोगामी। अधो का मतलब कि नीचे, ऊपर का मतलब कि ऊपर की तरफ में जाने का। अधोगामी कॉलन मलाशय रेक्टम में खुलता है। ठीक, ये नीचे की तरफ में जो खुलता है, अंत में मलद्वार के द्वारा जो बेस्ट पदार्थ होता है वो इसी के जरिए बाहर, यानी कि मलद्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इलियम एवं कोलम के जोड़ पर एक वाल्व पाया जाता है जिसे इलियोशिकल वाल्व कहते हैं, जो भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है। यहाँ पे जहाँ पे छोटी और बड़ी आंत जुड़ती है, यहाँ पे इलियोशिकल वाल्व पाया जाता है। जब भोजन बड़ी आंत में आ जाता है तो इसके बाद में छोटी आंत में उसको जाने से रोकने का कार्य करता है। ठीक, ये तो रही बड़ी आंत की बात। आई होप कि ये जो वीडियो आज लेक्चर बना है ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में विभिन्न प्रकार की पाचक ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। चूंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए आज यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक जरूर करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।